हेलो। नमस्कार बच्चों। हमारे टॉपिक चल रहा था मात्रक और विमाओं का। मात्रक और विमाओं में हमने मात्रकों के बारे में, विमाएं कैसे निकालते हैं उनके बारे में ये चीज़ें पढ़ ली थी। और पिछली क्लास में हमने विमाओं का समांगता सिद्धांत भी पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना था कि भाई मात्रक प्रणाली में हम एक मात्रक प्रणाली से दूसरी मात्रक प्रणाली में अगर कोई राशियां हैं तो उन्हें कैसे बदलेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ बच्चे वो पूछ रहे थे कि भाई ये विमीय समांगता सिद्धांत वाला थोड़ा समझ नहीं आया, वो वापस बताना है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो मात्रक प्रणाली में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि भाई जैसे ये जो मात्रक प्रणाली है, जो विमाएं हैं, वास्तव में विमाएं होती क्या है बच्चों। जो भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग है, त्वरण है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, शक्ति है, ये जो व्युत्पन्न राशियां, इन्हें हम मूलभूत राशियां जो होती है उनकी घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उन्हें हम विमाएं कहते हैं। जैसे किस तरीके से इन्हें व्यवस्थित करते हैं हम, जैसे मान लो मैं अगर वेग की बात करूं, किसकी बात करूं, वेग की। देखिए अगर हम इस वेग का जो मात्रक है वो लिखना चाहें, वेग का क्या लिखना चाहे, मात्रक, तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि वेग होता क्या है। तो बच्चों देखो, वेग होता है आपका विस्थापन अपोन में समय। यही हमने पढ़ा था कि विस्थापन अपोन में समय होता है, यही पढ़ा था। अब देखिए जो विस्थापन है, इस विस्थापन को हम मापते किस में है। तो देखिए विस्थापन को अलग अलग पद्धतियों के हिसाब से हम, जैसे अगर एफपीएस की बात करें तो वहां फीट में मापते हैं, लंबाई है एक तरीके की। और अगर हम इसकी बात करें कि एमकेएस पद्धति में तो मीटर में मापते हैं, सीजीएस पद्धति की बात करें तो सेंटीमीटर में मापते हैं। यहाँ हम एमकेएस पद्धति यानी जिसको हम एसआई पद्धति में कन्वर्ट कर दिया, जो लगभग बराबर है, तो हम इस एसआई पद्धति में ही मान को लेकर चलेंगे, मात्रक प्रणाली को लेकर चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि विस्थापन, तो विस्थापन एक तरीके की लंबाई है, और लंबाई को हम मीटर में मापेंगे। अगर एसआई पद्धति की बात करें तो किस में मापेंगे, मीटर में। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ इसका तो लिख देता हूँ भाई, जो विस्थापन है वो किस में मापेंगे, अपन मीटर में मापने वाले हैं। और समय जो है वो सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। अब देखिए जो मीटर में मापते हैं, तो ये मीटर जो है वो मात्रक लंबाई का है, किसका है, लंबाई का। और लंबाई जो खुद है वो उन 7 मूलभूत राशियों में आती है, जो हमने पढ़ी थी कि भाई ये मूल भौतिक राशियां हैं। उन मूल भौतिक राशियों में एक मूल भौतिक राशि लंबाई है। कौन है, लंबाई। तो इस लंबाई की अगर हम बात करें तो इसको हम एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एल से। ये इसकी विमा है, क्या है, इसकी विमा। और अब देखिए यहां पर जो मीटर है वो एक बार ही आया है। कितनी बार आया है, एक बार। तो हम इसको L1 से लिख देंगे। किससे लिख देंगे, L1 से। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेकंड की बात करें तो सेकंड भी बच्चों क्या है, ये भी मूल भौतिक राशि है। उन 7 भौतिक राशियों में एक समय भी है, और समय को हम सेकंड से दर्शाते हैं, टी के रूप में लिखते हैं। जब विमा की बात करेंगे तो इसको किससे लिखेंगे, टी से, और ये भी एक बार आया है तो T1 लिख देंगे। अब हम जानते हैं बच्चों कि अगर आपको दिया हुआ हो 1 में ए की पावर m, तो इसको अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो ये हो जाती है ए की पावर -m। क्या हो जाता है, माइनस का m हो जाता है। वैसे ये जो T1 है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये t की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t की पावर -1। तो कुल मिला के मैं इसकी जो विमा लिखूंगा L1, वो तो ऊपर ही पड़ा है, उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन T1 जो अपोन में है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसको लिख देंगे हम T-1। जो घात है उसका जो चिन्ह है वो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हमारे पास विमा प्राप्त हो जाती है, किसकी, वेग की। किसकी विमा प्राप्त होगी, वेग की। और इस वेग को हमने देखिए किस रूप में बदल दिया, लंबाई और सेकंड यानी समय। ये क्या है, समय। तो हमने इसको मूल भौतिक राशि, लंबाई को एल से, टी समय है, मूल भौतिक राशि की घातों के रूप में लिख दिया। कैसे लिख दिया, मूल भौतिक राशि की घातों के रूप में। और जब हम मूल भौतिक राशि की घातों के रूप में किसी भौतिक राशि को व्यक्त कर देते हैं, उसे ही हम उसकी विमा कहते हैं। क्या कहते हैं, विमा। एक मैं और एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे अगर मैं यहां बात कर लूं आपके बल की, तो देखिए बच्चों, बल जो है वो मूल भौतिक राशि तो नहीं है। बल क्या नहीं है, मूल भौतिक राशि नहीं है। लेकिन हम जानते हैं भाई जो बल है वो होता है एम ए के बराबर। अब हम जानते हैं कि भाई एम जो है यहाँ द्रव्यमान के लिए आया है। एम किसके लिए आया है, द्रव्यमान के लिए। और ए जो है वो त्वरण है।
अब हमारी खोज द्रव्यमान के लिए तो यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि द्रव्यमान तो खुद मूल भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि है। तो द्रव्यमान को तो आगे कन्वर्ट नहीं करना है। लेकिन अभी तक हमारी ये समस्या ये है त्वरण कि ये खुद तो मूल भौतिक राशि में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, तो इसे हम आगे और कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए जो त्वरण है, त्वरण को हम कहते हैं भाई वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग बटा समय लिख सकता हूं। अब देखिए कुछ हद तक हम पहुंच गए। ये हमारे पास जो समय है ये तो मूल भौतिक राशि आ गई, लेकिन वेग अभी भी मूल भौतिक राशियों में नहीं है। देखिए फिर क्या करेंगे, फिर हम वेग को और कन्वर्ट करेंगे और वेग को लिखेंगे विस्थापन अपोन में समय। तो हम लिख देंगे भाई विस्थापन अपोन में समय। और देखिए पहले से समय एक और पड़ा है यहां पर, तो इसको कर देता हूं मैं समय स्क्वायर। इसका मतलब ये जो विस्थापन है वो एक रूप आ गया किसका? लंबाई का। किसका रूप आ गया? लंबाई का। अब देखिए भाई जो बल था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। विस्थापन जो बल था उसको हमने, एक तो द्रव्यमान, इसकी खोज तो हमने यहीं खत्म कर दी थी। तत्पश्चात हमने इस ए को कन्वर्ट किया विस्थापन, जिसको मैं कह दूं यहां पर लंबाई, और अपोन में समय का स्क्वायर। अब देखिए द्रव्यमान मूलभूत भौतिक राशि है, लंबाई और समय ये भी मूल भौतिक राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? मूल भौतिक राशियां हैं। और जब हम किसी व्युत्पन्न राशि को मूल भौतिक राशि में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी घातों के रूप में लिख देते हैं, वही उनकी विमा होती है। तो अब हम इनको कन्वर्ट करने वाले हैं इन सबको। अब इनको कन्वर्ट करते हैं। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? m से। द्रव्यमान एक बार आया है, m1 लिख देते हैं। फिर देखिए लंबाई l से दर्शाते हैं, एक बार आया है, l1 लिख देते हैं। इनको तो हम यहाँ ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अपोन में समय, समय को t से दर्शाते हैं, दो बार आया है क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार आया, t2 लिख देते हैं। और वही काम कि T2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, धनात्मक जो घात है वो ऋणात्मक घात में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ m1 L1 T-2 ये हमारे पास विमा प्राप्त हो जाएगी किसकी? बल की। तो ये तो विमीय प्रारूप था कि कैसे हम व्युत्पन्न राशियों को मूल भौतिक राशियों की सहायता से विमाओं के रूप में बदल सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इनमें कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि भाई क्या सभी राशियों की विमाएं होती है क्या? तो देखिए बच्चों व्युत्पन्न राशियां जितनी भी है सबकी विमाएं होती है। हो सकता है कि कुछ ऐसी व्युत्पन्न राशियां आ जाए जिनमें ऊपर और नीचे समान मात्रक आ जाए, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कुल मिलाकर वो विमाहीन मात्रकहीन राशि बन जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं विकृति की, जो हम आगे पढ़ने वाले 11th क्लास में इस टॉपिक के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। फिलहाल मैं आपको विमीय रूप में बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई विकृति, ये जो विकृति है क्या इसका भी मात्रक विमा होती है? देखिए विकृति हम लिखते हैं, अगर हम किसी लंबाई की बात करें तो लंबाई में परिवर्तन अपूर्ण में लंबाई। अब देखिए ये भी मीटर में होगी। किस में होगी? मीटर में। इसका मात्रक मीटर ही है। लंबाई में परिवर्तन भी तो मीटर में होगा, और लंबाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर भी होता है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और जब कैंसिल कर देते हैं बच्चों तो ये विकृति जो है उसको हम कह देते हैं कि भाई ये मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है बच्चों? मात्रकहीन। और जब विकृति मात्रकहीन राशि है, जब उसका कोई मात्रक ही नहीं है, तो उसे हम विमाओं में कैसे व्यक्त करेंगे? या फिर आप ऐसे समझें कि भाई ये लंबाई है तो इसको हम L1 से लिखेंगे, अपोन में ये भी लंबाई है तो L1 से लिखेंगे, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। या इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे कि भाई L1 है, L-1, यहाँ देखिए बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, +1 और -1, कुल मिला के L की पावर 0, जिसको हम 1 लिखते हैं। तो ये मात्रकहीन हो जाएगी, साथ ही साथ कैसी हो जाएगी बच्चों? विमाहीन राशि हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि जो मात्रकहीन है वो विमाहीन राशि ही होगी। जो मात्रकहीन राशि है वो विमाहीन राशि ही होगी। दूसरी बात, क्या कोई ऐसी राशि विद्यमान है जिसका मात्रक है परंतु क्या नहीं है? विमा नहीं है। बिल्कुल ऐसी राशियां भी विद्यमान हैं। देखिए उनके बारे में भी हम देखते हैं।
देखिए हमने पढ़ा था पूरक राशियां। क्या पढ़ा था? पूरक राशियां। पूरक राशियां कौन सी थी? तो बच्चों हमने इसके बारे में जब अध्ययन किया तब हमने ये अध्ययन किया था कि ये एक तरीके की मूल भौतिक राशियां ही हैं, परंतु परिवर्तन इतना सा है कि जब मूल भौतिक राशियों की खोज हो रही थी तो हमने कुल मिला के 7 मूल भौतिक राशियां खोजी। कितनी मूल भौतिक राशियां खोजी? 7। उसके बाद हमने ये सोचा कि भाई इस प्रकृति पर उपस्थित सारी की सारी जो भौतिक राशियां हैं उन्हें हम इन मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो जब हमें ये पता हो गया कि भाई ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं और इनकी सहायता से सभी भौतिक राशियों को व्युत्पन्न किया जा सकता है, तो हमने बाकी की राशियों को कह दिया कि भाई ये व्युत्पित भौतिक राशियां हैं। परंतु कालांतर के बाद ये पता चला कि 2 ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे पूरक राशियां, जिनको हमने बाद में क्या नाम दिया? पूरक राशियां। जैसे एक तो समतल कोण, एक तो समतल कोण, और दूसरी जो राशि थी बच्चों वो थी ठोस कोण। कौन सी? ठोस कोण। तो जो समतल कोण और जो ठोस कोण है ये 2 ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम पूरक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों राशियों का इन 2 पूरक राशियों का मूल भौतिक राशियों से कोई संबंध नहीं है। मूल भौतिक राशियों से कोई संबंध नहीं है। तो जो पूरक राशियां हैं इनका मूल भौतिक राशियों से कोई भी संबंध नहीं है। अब जब संबंध ही नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि मूल भौतिक राशियों की सहायता से इन्हें व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो फिर हमने इनको नाम दिया पूरक राशियां। अब इसका जो मात्रक है वो तो हमने देखा कि भाई रेडियन होता है, और जबकि इसके लिए हमने नाम दिया स्टेरेडियन। क्या नाम दिया? स्टेरेडियन। दोनों कोण का मापन है, एक 2D के अंदर आता है तो दूसरा 3D के अंदर आता है, परंतु इनकी विमाएं नहीं होती है। कारण आप समझ गए होंगे कि जब हम मूल भौतिक राशियों की सहायता से इन राशियों को प्राप्ति नहीं कर सकते, मूल भौतिक राशियों से इनका कोई संबंध ही नहीं है, तो क्या इन राशियों को मूल भौतिक राशियों की घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब संबंध ही नहीं है तो इन राशियों को हम मूल भौतिक राशियों की घातों के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जब व्यक्त ही नहीं कर सकते इसका मतलब इनकी क्या नहीं हो सकती है? विमाएं नहीं होती है। तो ये दोनों राशि जो होती है वो कैसी होती है? विमाहीन राशियां होती है। कैसी राशियां होती है प्यारे बच्चों? विमाहीन राशियां होती हैं। इनमें मात्रक तो है परंतु क्या नहीं है? विमाएं नहीं है। क्योंकि विमा के बारे में हमने परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें हम मूल भौतिक राशियों की घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें नहीं कर सकते वो विमाहीन हो गई। कैसी हो गई? विमाहीन। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये राशियां विमाहीन है और क्यों है। चलिए अब हम चलते हैं अपने उस क्वेश्चन की ओर जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि भाई जो आपका बल है, एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि जो बल है वो द्रव्यमान एवं बल द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है। क्या करता है? द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है। जो बल है वो द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है, ये हमें स्पष्ट करना है विमीय विश्लेषण से। विमीय विश्लेषण से स्पष्ट करें। तो हमें स्पष्ट करना है कि भाई जो हमारा बल है वो किस तरीके से द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। अब जब हमने सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया कि भाई जो आपका एफ है वो मान लेते हैं समानुपाती है एम और ए के। किसके? एम और ए के। जहां एफ बल है, एम द्रव्यमान है, ए त्वरण है। तो जब हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया और इसकी पावर मान लेते हैं भाई ये x है और ये क्या है? y है। इसका मतलब क्या हुआ? समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो m है और ये जो a है जिनके लिए हमने x माना है और इसकी जो घात हमने y मानी है, ये जो x और y है बच्चों वो हो सकता है दोनों में पॉजिटिव हो। दोनों में ही कैसा हो सकता है? पॉजिटिव।
हो सकता है दोनों में ही नेगेटिव हो। मान कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कैसा भी, जैसे m का मान +1 और a का मान +2 आ सकता है, m का मान +2, m का मान a का मान +1 आ सकता है। यही तो हमें ज्ञात करना है, इसी को तो हमें दर्शाना है कि x और y का मान आएगा कितना। हो सकता है कि दोनों में से पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आ जाए, और हो सकता है कि पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आ जाए। इनमें से कोई सी भी बात बन सकती है। हमें यही प्रूव करना है कि कौन सी बात बनने वाली है और कितनी वैल्यू रहेगी, वो भी हमें ज्ञात करना है विमीय विश्लेषण के द्वारा। अब देखिए होगा क्या कि अगर पहली कंडीशन आ जाए, मैंने आपको यहां 4 कंडीशन दिखाई है, अगर पहली कंडीशन आ गई कि दोनों ही धनात्मक हैं, मान 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, पहली बात तो ये कि दोनों ही धनात्मक है। देखिए बच्चों, अगर दोनों ही धनात्मक हुए, दोनों ही कैसे हुए, धनात्मक हुए, तो भाई मान ये होगा कि भाई एफ जो है वो समानुपाती हो जाएगा m और 1। अगर दोनों ही धनात्मक है तो जो f है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, m और 1 के। गाते कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 जो भी हो, ये समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम इस m को बढ़ाएंगे तो f बढ़ेगा, क्योंकि जब हम m को बढ़ाएंगे तो m और a का गुणनफल बढ़ेगा, और गुणनफल ही तो बल के समानुपाती है, तो बल भी बढ़ेगा। अगर मैं इस a को बढ़ाऊंगा तो भी f बढ़ेगा। अगर मैं इसको स्थिर रखते हुए m को a को बढ़ाऊं तो भी f बढ़ेगा, और अगर इसको स्थिर रखते हुए m को मैं घटाऊं तो f घट जाएगा। यानी कि f की जो वैल्यू है वो पूर्ण रूप से निर्भर करेगी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल पर। जैसे जैसे उनका गुणनफल का मान बढ़ेगा बल भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उनके गुणनफल का मान घटेगा बल भी घटता जाएगा। अब किस हिसाब से ये निर्भर करेगी वो हमने x और y की वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा, और वही हमें निकालना है विमीय विश्लेषण की सहायता से। अगर मान लो ये कंडीशन यूं हो जाए इसकी उल्टी कि भाई हमने ये तो मान लिया है, हो सकता है दूसरी कंडीशन काम करें कि भाई दोनों ही नेगेटिव हो, तो ये हो जाएगा 1/ma। घाते -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, जैसे हमने अपोन में लिया तो ये जो भी घाते इनकी ऋणात्मक थी वो प्लस में हो गई। अब देखिए जैसे m बढ़ाऊं f घटेगा, a भी बढ़ाऊं तो भी f घटेगा। इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि इनमें से किसी की भी वैल्यू बढ़ाऊं तो इनका गुणनफल तो बढ़ेगा, परंतु f का मान घट जाएगा। यानी जैसे जैसे आप m बढ़ाओगे f घटेगा, a बढ़ाओगे f घटेगा, इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा f घटेगा, और दोनों का गुणनफल अगर घटा तो f बढ़ जाएगा। तो f क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन हुई, अब देखिए बच्चों तीसरी कंडीशन क्या हो सकता है। तीसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि भाई हमने ये माना कि m तो पॉजिटिव है जबकि a कैसा है, नेगेटिव है। m तो धनात्मक है परंतु a ऋणात्मक है। तो कंडीशन ये होगी f समानुपाती, जो धनात्मक है वो तो ऊपर ही पड़ा रहेगा, और जो ऋणात्मक है उसकी घात को धनात्मक करने के लिए उसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे आ जाएगा a। अब कंडीशन ये हो जाएगी बच्चों, जैसे जैसे a बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे a बढ़ाऊंगा f घटेगा, जैसे जैसे m बढ़ाऊंगा f भी बढ़ेगा। यानी m के तो यहां पर बल समानुपाती हो गया और a के यहां पर बल कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। और अंतिम कंडीशन इसकी जस्ट अपोजिट, यानी इसको तो हटा देवे, a अपॉन में m कर देवे, a अपॉन में m कर दे। अब m बढ़ाओ f घटेगा, a बढ़ाओ f घटेगा। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। यही हमें ज्ञात करना है कि भाई होगा क्या, आखिर लास्ट में जो चीजें निकलनी है, जो कंक्लूजन निकलना है वो निकलेगा क्या। तो वो चीजें हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कि भाई जो f है वो समानुपाती है m की पावर x और a की पावर y के। m की पावर जो x है और y है जो a की पावर है वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है। शून्य हो जाएगी तो फिर वो उस पर निर्भर करेगा ही नहीं, तो कुछ भी हो सकती है। वो चीज़ें हमें ज्ञात करने की कुछ क्या होगी और कैसे होगी। देखिए बच्चों जब इनको सोल्व करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई f बराबर k m की पावर x a की पावर y। समानुपातिक चिन्ह हटाया तो k यहाँ पर एक समानुपातिक स्थिरांक आ गया। क्या आ गया, समानुपातिक
स्थिरांक जिसका मान हम मान लेते हैं भैया तो कांस्टेंट है और इसका मान जो है वो 1 है। कितना है? 1। ये लेके चलते हैं। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं एफ बराबर m की पावर x और a की पावर y। अब देखिए जब हम इनको सोल्व करने वाले हैं तो एफ की विमा, बल की विमा लिखते हैं। बल की विमा हमने पहले पढ़ ली भाई, क्या होती है? m1 l1 t माइनस 2। m की विमा द्रव्यमान की m1, l 0 आ जाएगा और t भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि केवल द्रव्यमान है और द्रव्यमान तो खुद मूल भौतिक राशि, इसको तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, तो ये तो m1 होगी। इनकी पावर जो है वो क्या है? x। a की विमा हमने पढ़ी थी, इसमें द्रव्यमान नहीं आता है, l1 लंबाई आती है, t माइनस 2 समय आता है सेकेंड स्क्वायर के रूप में। अब मैं x और y को अंदर गुणा करता हूं तो देखिए बच्चों m1 l1 t माइनस 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा m की पावर x l की पावर 0 t की पावर 0 और इधर आ जाएगा m0 ly t माइनस 2y। यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए इनमें कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ मैंने यहाँ पर अंदर ले जाके इनको गुणा किया है, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। तो ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए क्या करना है, अब हम इनको सोल्व कर देते हैं दोनों को। तो बच्चों इनमें m1 l1 और t माइनस 2, इसको तो मैं ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ, इधर वाले पद को, इस पद को। और जो दूसरा पद है उसमें देखिए दोनों गुणा में हैं, तो गातें जब आधार जो है वो समान होते हैं और गुणा में होते हैं तो गातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखिए m और m इनकी गातें जुड़ जाएगी, तो m x प्लस 0, फिर l 0 प्लस वाई 0 प्लस वाई और फिर t 0 माइनस 2y। देखिए 0 प्लस माइनस 2y, क्योंकि 2y तो माइनस के ही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई m1 l1 t माइनस 2 और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर m की पावर x l की पावर y और t की पावर माइनस 2y। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। देखिए अब हम इनको कर देते हैं तुलना। तो बच्चों तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि देखिए m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर कितनी है? x है। इसका मतलब x बराबर हो गया 1। फिर l की पावर 1 है और l की पावर y है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे भाई y का मान कितना हो गया? 1। अब देखिए इस t की तो तुलना वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि y का मान तो एक ही होगा, अलग अलग मान नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि जो ऐप की निर्भरता है त्वरण पर वो एक तरीके से ही होगी, अलग अलग तरीके से नहीं हो सकती, परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई, देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो माइनस 2y बराबर माइनस का 2y और माइनस का 2। देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, y बराबर 2 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पर पहले से हमारे पास क्या है? 1 है। अब हम इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करें? अब इन वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था भाई एफ बराबर m की पावर x, तो 1 हो गई, और 1 की पावर y वो भी 1 है। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि भाई f बराबर ma होगा। क्या हो जाएगा? f बराबर ma, क्योंकि दोनों ही धनात्मक वैल्यू आई है, एक एक आई है। इसका मतलब f जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करेगा, लेकिन उनके गुणनफल के अनुसार परिवर्तनशील रहेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, आपको एक मात्रक प्रणाली से दूसरी मात्रक प्रणाली में रूपांतरण। देखिए ये कैसे बदलेगा, एक मात्रक प्रणाली से दूसरी मात्रक प्रणाली में कैसे बदलाव होता है। देखिए ये जो बदलाव होना है वो इस तरीके से होता है कि जैसे हमने यहां ले लिया भाई n1 u1, इधर बराबर में ले लिया n2 u2। देखिए ये जो n1 है या n2 है,
ये दोनों ही आंकिक मान हैं। दोनों ही क्या है बच्चों? आंकिक मान है। हाँ, मान n1 और n2 कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि मात्रक प्रणालियां अलग अलग है, तो इनके जो मान है, आंकिक मान है, वो भी अलग अलग होने हैं। और जो u1 और u2 है वो मात्रक होंगे। वो क्या हो जाएंगे? मात्रक। यहां भी u1 बराबर नहीं होगा किसके? u2 के। और n1 कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? n2 के। तो n1 u1 n1 और n2 कभी बराबर नहीं होंगे, u1 और u2 कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही हम मात्रक प्रणाली बदलेंगे वैल्यू बदल जाएगी। हाँ, विमाओं में परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। अगर आप मात्रक प्रणाली भी बदल रहे हैं तो विमाएं जो है वो चेंजेज नहीं होती है, विमाएं वही रहती है। आंकिक मान बदल जाता है, मात्रक की पद्धति बदल जाती है, इतना ही परिवर्तन होता है। तो जैसे हमने अगर ये मान लिया भाई ये हमारे पास n1 है, और इसकी मैं विमा लिख देता हूं भाई m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये मैंने m1 l1 और t1 ले लिया। वैसे ही इधर ले लिया n2, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। देखिए ये जो यहाँ पर m1, यहाँ सीधा ही मैं लिख देता हूँ, आप इसको देखें। ये जो मैंने प्रणाली लिखी है ये मैं मान लेता हूं कि भाई ये पूरी की पूरी प्रणाली जो है वो मान लिया हमने एसआई पद्धति है। कैसी पद्धति है? एसआई पद्धति। और अगर इस प्रणाली की बात करूं तो ये जो विमा मैंने लिखी है इस प्रणाली में ये मान लेते हैं भाई सीजीएस पद्धति है। कौन सी पद्धति है? सीजीएस पद्धति। ये एक क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके से हमने लिया है। अब यहां से देखिए n1 का मान तो अपने को पहले से दिया हुआ होगा कि इतने न्यूटन है, उसको आप सीजीएस पद्धति में बदलिए, या इतने जूल है उसको आप सीजीएस पद्धति में बदलिए, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर के अंदर दे रखा होगा एमकेएस पद्धति में, उसको आप सीजीएस पद्धति में बदलिए। या हो सकता है इसका उल्टा दे दे, सीजीएस दे दें और फिर वापस आपको एमकेएस में पूछ लें। तो ये चीज़ें जब हमें सोल्व करनी है तो हमें कुछ इस तरीके से सोल्व करना है कि भाई n2 तो हमें निकालना है, तो n2 निकालना है, उसको यहाँ रख देते हैं और n1 वाली वैल्यू को इधर भेज देते हैं। हमारे पास यहाँ आ जाएगा ऊपर तो m1a, l1b और t1c, और अपोन में आ जाएगा m2a, l2b और t2c। इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं n1 m1 अपोन में m2 की पावर a, l1 अपोन में l2 की पावर b और t1 अपोन में t2 की पावर c। ये तो फॉर्मेट है हमें मात्रक प्रणाली को बदलने का। अब हम इसके प्रोसेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ हो कि 1 न्यूटन बराबर होगा कितने डाइन के। अगर हमें इसे बदलना है तो ये जो न्यूटन है वो हम जानते हैं भाई कौन सी पद्धति है? एसआई पद्धति। किसका? बल का। बल का मात्रक है एसआई पद्धति में, और डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति में होता है, और ये भी मात्रक तो बल का ही होता है। किसका होता है? बल का ही। अब देखिए जब हम न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आंकिक मान आपको दे रखा है ये n1 का मान है। किसका मान है? n1 का मान। तो n1 तो आपको दे रखा है कितना? 1 दे रखा है। मात्रक में आपको न्यूटन दे रखा है, तो न्यूटन को जब हम लिखेंगे तो न्यूटन को हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको अब हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहां से मैं निकाल लूं भाई n2 बराबर, हमने पहले लिखा था n1 और फॉर्मूला हमारा ये था m1 अपोन में m2 इसकी पावर है। यहाँ था l1 अपोन में l2 इसकी पावर b, और यहाँ था t1 अपोन में t2 इसकी पावर c। अब देखिए करना क्या है, हमें n2 निकालना है। n1 का मान हमें 1 न्यूटन दे रखा है। अब देखिए m1, ये m1 इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। और ये नीचे तो सीजीएस पद्धति है तो इसमें तो ग्राम ही आना है। कितना आएगा? ग्राम ही आना है। फिर इनको चेंज करते हैं यहाँ पर, तो L1 जो है वो दे रखा मीटर में, तो मीटर को लिख देते हैं हम 100 सेंटीमीटर, और अपोन में सीजीएस पद्धति में ये किस में आना है? सेंटीमीटर में।
यहाँ समय जो है वो तो सेकंड में ही दे रखा है और नीचे भी समय जो सीजीएस में है वो भी किस में आना है, सेकंड में। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर से और ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कुल मिला के n2 बचेगा 10⁻³ गुणा 10⁻²। तो हम कह सकते हैं भाई 10⁻5, अर्थात हमारा जो 1 न्यूटन है वो n2 का मान तो आ गया 10⁻5 और ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। या देखिए दूसरे तरीके से हम इसको सीधा ही यहां से सोल्व कर सकते हैं। भाई जो न्यूटन है इसको हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको सीधा ही आप कन्वर्ट कर दो कि किलोग्राम जो है वो 10⁻³ ग्राम, मीटर जो है वो दे रखा है 10⁻² सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर में कोई बदलाव आना नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये जो 10⁻5 है ये तो आंकिक वैल्यू है और ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसे हम सीजीएस पद्धति में डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन। तो हम कह सकते हैं भाई 1 न्यूटन जो है वो बराबर हो जाएगा 10⁻5 डाइन के। 1 न्यूटन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻5 डाइन के। तो ये इस तरीके से हमें मात्रक प्रणाली में एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली की ओर अग्रसर होना है, कन्वर्ट करना है किस तरीके से। इसके कुछ एक और भी क्वेश्चन देख लेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।